आदाब से नाज़रीन, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार इस्तक़बाल है। आज हमारे स्टूडियो में दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक है जनाब अली हैदर रिज़वी साहब, जो उर्दू सहाफ़ी हैं और बुज़ुर्ग सहाफ़ी माने जाते हैं, और दूसरे हैं अखिलुर रहमान साहब, और एडिटर वक़ार हिंद उर्दू मैगज़ीन, और आपका भी उर्दू अदब से ताल्लुक़ है। आपके वालिद मोहतरम भी एक बड़े शायर रह चुके हैं। तो आइए हम आज उनसे गुफ्तगू करते हैं हिंदुस्तानी फ़िल्मी सनत पर, जो अरसे दराज से अपने नाज़रीन को एंटरटेन करते हुए आ रही हैं। और एक दौर था जब आजकल की तरह कोई व्हाट्सएप, ट्विटर या और कोई मशागिल थे नहीं, तो उस वक्त सिर्फ़ एक ही एंटरटेनमेंट का ज़रिया हुआ करता था, वो फ़िल्में थीं। और ख़ास कर लोग प्लानिंग करके फ़िल्में देखने जाया करते थे, और वही उनका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। तो हम आइए उनसे अब दोनों मेहमानान से बात करते हैं कि फ़िल्मी दुनिया में तब और अब तक क्या तब्दीली आई है, उनसे जानना चाहते हैं। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। हिंदुस्तान में फ़िल्मों का आगाज़ 19वीं सदी की पहली दहाई से शुरू हुआ। इसके बाबा जो फिल्मों को दादा भाई फाल्के थे, दादा भाई फाल्के ने फ़िल्म बनाने का उनको जुनून था। हालांकि वो ज़माने में टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, साउंड नहीं था पिक्चरों में, मुक्की या साइलेंट फिल्में बना करती थी, और हिंदुस्तानी मज़ाक भी जो था वो मज़ाक आम फिल्मों आज जो हम देख रहे हैं उससे बिल्कुल अलग था। 1910 से 1931 तक की दहाई की जो फिल्में हैं, बोलती फिल्मों का आगाज़ तो 1931 से हुआ। जो पहली फिल्म आलम आरा थी, आलम आरा से कबल जितनी फिल्में बनी, या तो उनका थीम जो है तारीख़ी होता था, या फिर धार्मिक हिंदू मजहबी देवी देवताओं के ताल्लुक़ से फ़िल्में बनती थीं। ये कामयाब होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में वही आबादी थी जो हिंदू मज़हब की फॉलोअर थी, मज़हब को मानने वाली थी। तो इस तरह पैसा उनका वापस आ जाता था। धार्मिक लोग कुछ नहीं देखते थे, देवी देवताओं की तस्वीरें और उनके फ़िल्मों में जो करतब बताए जाते थे, जो मौजिज़े करामतें जो उनकी बताई जाती थी, उससे देख के भगवान ऐसा करे, भगवान वैसा करे। तो उनके लिए जो मज़दूर तबका था, या जो नान ब्राह्मण जो मज़हब को पढ़े नहीं थे, जो सिस्टमेटिक तरीक़े से उनके पास आ गया था मंदिरों वगैरह में मज़हब की बातें सुन के, तो वो लोग खुश हो जाते थे। ये 1931 तक चला, जिसके साथ साथ ऐसी फ़िल्में भी आती रहीं जो तारीख़ी पस मंज़र रखती थी। 1913 में हरिश्चंद्र पहली फ़िल्म थी जो बनी, जिसको दादा साहब फाल्के बनाए थे। 1931 में फिर बोलती फ़िल्म बनी। इस दौरान में सब मुक्की फ़िल्में या साइलेंट फिल्म्स बनती रहीं, और पूरी धार्मिक रहीं या तारीख़ी रहीं। पहली बोलती फ़िल्म आलम आरा थी। ये भी जो है तारीख़ी पस मंज़र रखने वाली अदबी नीम अदबी कहानियाँ थी। इसका समाजी पस मंज़र नहीं था, एक तहज़ीब उस दौर की ख़याली पेश की गई थी उसके अंदर आलम आरा में। बोलती फ़िल्मों के बाद से तरक्की करते करते 1950 की दहाई में फ़िल्मों में ऐसे राइटर्स आने लगे, जैसे मिंटू, जिनका नाम सबसे ज़्यादा शायरों में साहिर लुधियानवी, मजनू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, प्रदीप, ये लोग बेहतरीन उर्दू लेकर आए। फ़िल्मों पे भी वही असर पड़ा जो फ़िल्मों से पहले ड्रामों का था, क्योंकि ड्रामों में फ़ारसी आमीज़, अरबी आमीज़ उर्दू बोली जाती थी, जिसके डायलॉग बड़े अदक और फसी होते थे। आम आदमी के लिए वो समझना मुश्किल था। लेकिन इन लोगों के बाद जब 50 की दहाई में फ़िल्में बनने लगी तो काफ़ी निखार आया, अगरचे कि टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं थी जैसी कि आज हम देख रहे हैं। लेकिन उस दौर में
अदब, शायरी और फ़नून लतीफ़ा की तमाम खूबियाँ फ़िल्मों में समोदी जाती थी। उनकी कहानी उम्दा होती थी, मकालमे उम्दा होते थे, फ़ोटोग्राफ़ी उस हिसाब से भी, उस ज़माने के कैमरों के हिसाब से भी बेहतरीन होती थी। और चूँकि बैकग्राउंड म्यूज़िक का कोई वो नहीं था तो लाइव म्यूज़िक दी जाती थी। साजिंदे जो है अपने साज लेके कैरेक्टर के पीछे, जो अदाकार सामने काम कर रहे हैं उनके पीछे दौड़ते थे और वो अपनी धुन बजाते थे, अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक देते थे। इस तरह से फिल्में बनती रहीं। लेकिन 1950 के बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक भी फिल्मों में आने लगी। प्लेबैक सिंगिंग का शुरू हुआ तो प्लेबैक सिंगिंग के वक्त भी वो गायक आते थे जो क्लासिकी मूसीकी से बेहतरीन वाकिफ़ रहते थे, उम्दा क्लासिकल मूसीकार रहते थे वो। लेकिन वो मूसीकी भी एक ऐसे तबके के लिए दिलबस्तगी का सामान करती थी जो क्लासिकल मूसीकी से वाबस्ता रहते थे या उनको जानते थे उस मूसीकी को। लेकिन आम तबका जो मूसीकी सिर्फ कानों से परखता है, उसको कौन सी मीठी धुन चाहिए, उसको ये नहीं मालूम कि सा क्या है, गा क्या है, पा क्या है, माँ क्या है, सारे गामा पा से वाकिफ़ नहीं, लेकिन उसके कान मूसीकी से आशना थे। क्योंकि हिंदुस्तान मूसीकी का देश है, यहाँ लोकगीत हैं, गज़लें हैं, दादरा है, कई किस्में हैं मूसीकी की, ये सब पुरानी फिल्मों। लेकिन 50 के बाद मूसीकी को ये सोचा गया कि तबके तक, आम तबके तक पहुँचाना है, तो ये क्लासिकल बेस्ड होते हुए भी इनको इतना डाइल्यूट किया जाता था कि उसकी राग रागनियाँ, मुर्कियाँ वगैरह बहुत आसान कर दी जाती थी। जो गीत दादरे के ढंग में, ठुमरी के ढंग में गाए जाते थे, उसको बिल्कुल आसान कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 के बाद से 50 से 70 का दौर तक गोल्डन पीरियड या सुनहरी दौर कहलाता है फिल्मी मूसीकी का। अदाकारी के एतबार से भी आप देखेंगे कि साबिक़ा, ख़ासकर सोहराब मोदी को कोट करना ज़रूरी है। सोहराब मोदी बेहतरीन एक्टर कहलाए जाते थे, लेकिन उनकी अदाकारी में तसन्ने था, बनावट थी, क्योंकि वो एक ही जगह खड़े रह के कैमरा उनकी तरफ फोकस कर दे के लंबे लंबे डायलॉग बोला करते थे, जो फ़ारसी आमेज़ उम्दा उर्दू होती थी, और वो लंबे लंबे डायलॉग होते थे जिसके अंदर एक्सप्रेशंस नहीं रहते थे। मकालमे के साथ जो चेहरे की हरकत की बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, सोहराब मोदी के पास वो नहीं थी। लेकिन जब दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर और उसके बाद की नस्ल सुनील दत्त वगैरह का दौर शुरू हुआ, धर्मेंद्र वगैरह का, उस वक्त तक फिल्में काफ़ी निखर गई थी। ये अदाकार वो अदाकारी करते थे जो कैरेक्टर के हिसाब से मौजू होती थी, उसमें ड्रामाई अंदाज नहीं होता था, बल्कि नेचुरल एक्टिंग होती थी। और इसमें दिलीप कुमार, मोतीलाल वगैरह की जो एक्टिंग थी वो बिल्कुल नेचुरल एक्टर कहलाते रहे। उसके बाद देवानंद का जब नाम लिया जाए तो देवानंद स्टाइलिश अदाकार थे। वो अदाकारी तो अच्छी करते थे, खासकर उनका गानों वगैरह के पिक्चराइजेशन में उनकी जो हरकत सकनात रहती थी पब्लिक को बहुत भाती थी। और वो बावजूद दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे एक्टर रहने के बाद भी देवानंद का सिक्का सबसे ज़्यादा चला। उसके बाद के दौर में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, मनोज कुमार वगैरह। आखिरी दौर जब जवाल पजीर हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री 60 के बाद, जिसके अंदर ओछापन आने लग गया, उरियानियत आने लग गई, वो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन वगैरह का दौर रहा। आज भी फिल्में आती हैं, बेशक आज नेचुरल एक्टर आ गए हैं, कई नाम लिए जा सकते हैं आजकल के जो एक्टर्स हैं, लेकिन वो चॉकलेट बॉय हीरोज़ का ज़माना ख़त्म हो गया। आज जो है नेचुरल एक्टिंग के हीरोज़ आ रहे हैं और इन्हीं की अदाकारी को पसंद किया जा रहा है। और आज की जो फिल्मों की स्टोरी है आज के मसाइल के ऊपर है और वो ज़िंदगी के ज़्यादा करीब है। रिजवी साहब, आपसे सवाल है कि शायकीन फ़िल्म के ज़ौक़ में हर दौर में क्या क्या तब्दीली आती रही है, ज़रा उस बारे में हमको ज़रा बताइए। मन्नान साहब, आपने बड़ा गहरा और अमीक सवाल कर दिया है और इसका जवाब बड़ा बसीत है, एक दो जुमलों में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हाल ही में हमने 100 साला फिल्म सेंचुरी मनाई है फिल्मों की, क्योंकि पहली फ़िल्म 1913 में रिलीज़ हुई थी। आज हम 2021 में चल रहे हैं। हम
इस दौरान में यानी 100 साल से ज़्यादा के अरसे में जो ज़ौक़ तब्दील होता रहा है शायकीन फ़िल्म का, उसका अहाता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी चूँकि आपका सवाल बड़ा अहम है, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में आपको शायकीन ज़ौक़ के बदलते ज़ौक़ के बारे में बताऊँ। देखिए, शायकीन जो है तहज़ीब का हिस्सा होते हैं, हमारी फ़िल्में भी तहज़ीब का हिस्सा हैं। हर दौर में तहज़ीब बदलती है, तहज़ीब के साथ ज़ौक़ बदलता है, ज़ौक़ के साथ हर चीज़ इंसान के अतराफ़ की बदल जाती है। फ़िल्में भी चूँकि इंसान की सबसे सस्ती तफरीह है, फ़िल्मों को ज़्यादातर निचले तबके तक पहुँचाने में फ़िल्म इसलिए कामयाब हुई कि उसके थिएटर के किराए कम थे, टिकट कम थे, गरीब से गरीब आदमी 2 आने 4 आने में पिक्चर देख ले सकता था, और ये 2-4 आने किसी पस से पस काम करने वाले के लिए भी खर्च करना मुश्किल नहीं था। उसके बावजूद वो जो तबका मज़दूर पेशा तबका था, जफाकश तबका था, किसान तबका था, ये भी फ़िल्मों के शायक थे। इनके ज़ौक़ में भी आज के पढ़े लिखे नौजवानों से ज़्यादा आला ज़ौक़ था। उनके अंदर सलाहियतें शायरी को समझने की, पिक्चर के सीन को समझने की, अदाकार जो अदाकारी कर रहा है उसके एक्सप्रेशंस को समझने की, डायलॉग डिलीवरी को समझने की सलाहियत थी। और उस दौर के राइटर ऐसी फ़िल्में लिखते थे जो अदब से करीब होती थी। आज तो बेअदबी की बातें हो रही हैं, गीत भी वैसी लचर आ रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में मियारी उर्दू के साथ मियारी गज़लें, मियारी गीत होते थे। और मौसीक़ी का जो पसमंज़र था बड़ा वसी था। बैकग्राउंड म्यूज़िक के अलावा जो मौसीक़ी दी जाती थी, किरदारों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से गीत भी लिखे जाते थे, मौसीक़ी भी दी जाती थी। हमारे उस दौर की मौसीक़ी में फ़ोल्क म्यूज़िक का दखल था, लोक म्यूज़िक का दखल था, क्लासिकल म्यूज़िक का दखल था, लाइट म्यूज़िक का दखल था, शास्त्रीय म्यूज़िक का दखल था। ये सारे चीज़ों का मिक्सचर होते थे हमारे फ़िल्मी गीत। और गीत लिखने वाले भी कैसे, जोश मलियाबादी तक फ़िल्मी शायरी कर चुके हैं, आरजू लखनवी करें फ़िल्में लिख चुके हैं, जान निसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, कृष्ण, राजेंद्र कृष्ण, और जो है आपके प्रेम धवन, ये वो मूसीक़ार हैं और वो गीतकार हैं जिन्होंने बेइंतहा फ़िल्म को बुलंदी तक पहुंचाया। मौसीक़ी में भी अब नौशाद हैं, एस.डी. बर्मन हैं, रोशन हैं, क़याम हैं, रवि हैं, शंकर जय किशन हैं, और बाद के दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी वगैरह हैं। ये उसी ग्रुप से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट मूसीक़ार बने, लेकिन इनकी तरबियत एस.डी. बर्मन के तहत या नौशाद के तहत या रोशन के तहत या क़याम के तहत हुई है। ये उसी बैच में जहाँ साजिंदे थे बाहर निकल के बाद में मौसीक़ी दी है। चूँकि तहज़ीब बदलती गई है, शायकीन का ज़ौक़ भी बदलता गया है। बजाय आला ज़ौक़ के अब इतना अदना ज़ौक़ आ गया कि वो पिक्चर ज़्यादा कामयाब होती है जिसके अंदर ज़्यादा उरियानियत हो और लचर गीत हों, जैसे तेरी चोली के पीछे क्या है जैसे गीत अगर हों, या रात इंजेक्शन लगाए घड़ी घड़ी, ये गीत आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। अगर उस ज़माने में ये गीत लिखे जाते तो शायद पब्लिक स्क्रीन जला देती। बिल्कुल साहब, आपसे हमारा एक छोटा सा सवाल है कि अभी काफ़ी फिल्मी दुनिया पर नज़र रखते हैं आप भी, और ख़ासकर शायरी पर, क्योंकि शायरी आपके घर से निकली हुई है, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम बहुत बेहतरीन शायर थे, आप भी खुद एक शायर शुमार होते हैं। तो अब फिल्मों में शायरी की अहमियत क्या थी उस दौर में और आज में, और इस दौर के जो फिल्म एक्टर्स हैं वो पहले के पुराने एक्टर्स के बनिस्बत आजकल के बेहतर है या पहले के बेहतर है, आप ज़रा बताइए। साहब, सबसे पहले तो शायरी हर फिल्म की जान रही है, लेकिन शायर अपने अल्फाज को जब गज़लों में ढाल लेता है, एक अलमिया जो है उसमें लिख देता है, वो उसी से फिल्म काफ़ी चलती है। जैसा कि राजा मेहदी अली ख़ान और बड़े बड़े नामी कामी
शोरा अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गुजरे हैं, जिन्हें फिल्म की कामयाबी की ज़मानत करार देते हैं। राजा मेहदी अली ख़ान, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और दिलीप कुमार, या और कोई उस ज़माने का जो टॉप हीरो है, ये फिल्म की कामयाबी की ज़मानत होते थे। शायरी ही दरअसल पूरी कहानी में उसका एक एक गीत लोगों के जहनों पर छा जाता है और वो बरसा बरस तक वो नक़ूश मिटा नहीं सकता। अब आज के दौर की जो शायरी है वो इंतहा से ज़्यादा गिरी हुई, बकवास, ना उसमें कोई दम है ना खम है, बस रेल आ रही है रेल जा रही है, इस किस्म की शायरी है। इस किस्म की शायरी को कौन पसंद करेगा? भला आप ही बताइए कि शाहिर, मजरूह, अनमिनट उर्दू के शायर गुज़रे हैं, तो जिन्हें हम भुलाए नहीं जा सकते। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे मेहमानान को जो फ़िल्मी सनत के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे थे, जो याद माजी से मुतल्लिक़ थी। आज तक के लिए इतना ही नाजरीन। अगले वीडियो के साथ और अगले मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।